कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहानी फ्रांस की है और उस समय की है जब यूरोप में फौज और सैनिकों की जिंदगी बहुत सख्त थी। ये कहानी दो साधारण गरीब से सैनिकों की है जो हर हफ्ते की एक छुट्टी में अपने गांव की यादों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये कहानी किसी लड़ाई की नहीं बल्कि अकेलेपन, दोस्ती और अपने घर से दूर पड़े दो इंसानों के मन की है। अब स्टोरी पर आते हैं। हर रविवार जैसे ही छुट्टी मिलती, दोनों छोटे सिपाही तुरंत निकल पड़ते। बैरक से बाहर आते ही वे दाईं ओर मुड़ते और कुर्बवुआ की तरफ तेज कदमों से चलने लगते, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फौजी मार्च हो। जब वे आखिरी घरों से आगे निकल जाते तो उनकी चाल अपने आप धीमी हो जाती। वे उस खुली, सूखी और धूल भरी सड़क पर चलने लगते जो बेजों की तरफ जाती थी। दोनों ही कद में छोटे थे और बहुत दुबले पतले उनके कोट उनके शरीर पर ऐसे लटकते थे जैसे किसी और के हों। बहुत लंबे, बहुत बड़े, उनकी आस्तीन हाथों से नीचे लटक जाती और उनकी बड़ी बड़ी लाल पतलून उन्हें चलते समय अजीब ढंग से हिलने पर मजबूर करती। ऊंचे और सख्त हेलमेट के नीचे उनके चेहरे बहुत साधारण थे, गरीब रेतों लोगों जैसे, कुछ पीले से बिल्कुल सीधे सादे, लगभग जानवरों जैसी मासूमियत लिए हुए, और उनकी आंखें नीली, शांत और कोमल थीं। इन रास्तों पर चलते हुए वे कभी आपस में बात नहीं करते, बस सीधे चलते जाते और दोनों के दिमाग में एक ही सोच चल रही होती। यही सोच बातचीत की कमी पूरी कर देती उन्हें। ले शॉम्प्यू के पास छोटे से जंगल के भीतर एक ऐसी जगह मिल गई थी जो उन्हें उनके अपने गांव की याद दिलाती थी, जहां पहुंचकर वे फिर से खुश महसूस कर सकते थे। जब वे उन पेड़ों के नीचे पहुंचते जहां कोलंब और शातू से आने वाली सड़कें मिलती थीं, तो वे अपने भारी हेलमेट उतारते और माथे से पसीना पोंछते। वे हमेशा बेजो के पुल पर रुकते सेन नदी को देखने के लिए और वहां 2-3 मिनट तक झुककर खड़े रहते, पुल की रेलिंग पर टिके हुए। कभी कभी वे आर्जंतोई के बड़े जल क्षेत्र को देखते जहां छोटी छोटी नावें दिखती जिनके सफेद पाल हवा में झुके रहते। उन्हें शायद अपने ब्रेटो इलाके का पानी याद आता, वाणे का बंदरगाह जिसके पास वे रहते थे, और मछली पकड़ने वाली नावें जो मोरबिहान से खुले समुद्र की ओर जाती थीं। सेन नदी पार करते ही वे अपना सामान खरीदते, कभी सॉसेज बेचने वाले से, कभी रोटी वाले से, और कभी शराब बेचने वाले से एक टुकड़ा ब्लड पुडिंग, 400 की रोटी और 1 लीटर हल्की शराब। यही उनका सारा सामान होता। वे इसे रूमाल में बांध लेते। बेजों से निकलने के बाद वे धीरे धीरे चलने लगते और तब जाकर आपस में बात करना शुरू करते। उनके सामने एक सूखा मैदान फैल जाता जिसमें यहाँ वहाँ पेड़ों के छोटे छोटे झुंड होते। यही रास्ता उन्हें उस छोटे जंगल तक ले जाता जो उन्हें केरमारीवा के जंगल जैसा लगता था। अनाज के खेत और घास के मैदान उस पतले रास्ते के दोनों ओर फैले रहते जो आगे जाकर हरी फसलों में खो जाता। और जहाँ केरदेरेन हमेशा लुकले गाने देख से कहता, ये बिल्कुल प्लूनिमो जैसा लगता है, और लुक जवाब देता, हाँ बिल्कुल। दोनों साथ साथ टहलते रहते। उनका मन अपने गांव की धुंधली यादों से भर जाता। उनके मन में उठती तस्वीरें बिल्कुल वैसी होती जैसी सस्ती रंगीन तस्वीरों में होती हैं जो 1 पैसे में मिल जाती हैं। वे रास्ते में कभी किसी खेत का कोना पहचान लेते, कभी कोई बाड़, कभी थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जमीन, कभी कोई चौराहा, कभी कोई पत्थर का क्रॉस। और वे हमेशा एक खास निशान के पास रुकते, एक बड़े पत्थर के पास, क्योंकि वह उन्हें लोकनुआ के पुराने पत्थर जैसे ढांचे की याद दिलाता था। हर रविवार जैसे ही वे पेड़ों के पहले झुंड तक पहुंचते, लुकले गाने देख एक हेजल की टहनी काटता और धीरे धीरे उसकी छाल उतारने लगता। उस समय वह अपने घर के लोगों के बारे में सोचता और जहाँ केरदेरेन सारा सामान उठाए रहता। कभी कभी लुक किसी का नाम ले लेता या बचपन की कोई छोटी सी बात 2-4 शब्दों में याद दिला देता, और वहीं कुछ शब्द लंबे ख्यालों को जन्म दे देते। धीरे धीरे उनका अपना देश, उनका प्यारा दूर छूट चुका देश, फिर से उन्हें अपनी ओर खींचने लगता। वो देश उनकी कल्पना पर कब्जा कर लेता। दूर से ही अपनी शक्लें, अपनी आवाज़ें, अपने जाने पहचाने नज़ारे और अपनी खुशबुएं भेजने लगता। हरी ज़मीनों की खुशबू जहाँ नमकीन समुद्री हवा बहती थी, अब उन्हें पेरिस के अस्तबलों की बदबू महसूस नहीं होती, जिस पर शहर के बाहर की ज़मीन मोटी होती है।
उन्हें तो फूलों से भरी झाड़ियों की खुशबू आने लगती, जिसे खुली समुद्र की नम हवा उखाड़कर अपने साथ ले जाती है। और नदी किनारे दिखाई देने वाली नावों की पाल उन्हें वैसी लगती जैसे सफ़ेद पंख उन जहाज़ों के जो उनके घरों से समुद्र तक फैले बड़े मैदान के पार दिखते थे। लुक लगाने देख और जां किरदेरेन छोटे छोटे कदमों से चलते, खुश भी और उदास भी। उनके मन पर एक मीठी उदासी छाई रहती, ऐसी उदासी जैसी पिंजरे में बंद जानवर को होती है जो अपनी आज़ादी को याद करता है। जब तक लुक पतली टहनी की पूरी छाल उतार चुका होता, तब तक वे जंगल के उस मोड़ तक पहुंच जाते जहां वे हर रविवार नाश्ता करते थे। वहां उन्हें 2 ईंटें मिलती जो वे झाड़ियों में छुपाकर रखते थे। वे सूखी टहनियों से एक छोटी सी आग जलाते और संगीन के सिरे पर ब्लड पुडिंग सेंकते। जब वे नाश्ता कर लेते, रोटी का आखिरी टुकड़ा खा लेते और शराब की आखिरी बूंद पी लेते, तो वे घास पर पास पास बैठ जाते। कुछ नहीं बोलते, आंखें दूर कहीं टिकी रहती, पलकें धीरे धीरे झुकने लगती, उंगलियां वैसे ही जुड़ी रहती जैसे चर्च में प्रार्थना के समय, और उनकी लाल पतलून से ढकी टांगें खेत की लाल पोस्त के फूलों के पास सीधी फैली रहती। तेज धूप में उनके हेलमेट की चमड़ा और बटनों की पीतल चमक उठती और ऊपर गाते और मंडराते लार्क पक्षी बीच गीत में ही चुप हो जाते। दोपहर की ओर वे बार बार बेजसो गांव की तरफ देखने लगते, क्योंकि गाय के साथ आने वाली लड़की अब आने वाली होती। वह हर रविवार उसी रास्ते से गुजरती, दूध निकालने के लिए और अपनी गाय को नई घास चराने ले जाने के लिए। वह इस पूरे इलाके की इकलौती गाय थी जो कभी अस्तबल से बाहर खुले मैदान में जाती थी। गाय को जंगल के किनारे थोड़ी आगे एक पतले खेत में चराया जाता। जल्द ही उन्हें वह लड़की दिखने लगती। नजर के दायरे में वह अकेली इंसान होती और धूप में चमकती टिन की दूध की बाल्टी उन्हें खुश कर देती। वे कभी उसके बारे में आपस में बात नहीं करते, बस उसे देखकर खुश हो जाते। क्यों, यह वे खुद भी नहीं जानते। वह एक मजबूत हृष्टपुष्ट लड़की थी, लाल बाल, तेज धूप में जली हुई त्वचा, पेरिस के आसपास के इलाके की एक सच्ची मजबूत पैदाइश। एक दिन उन्हें उसी जगह बैठे देखकर उसने कहा, गुड मॉर्निंग, तुम दोनों हमेशा यहीं रहते हो क्या? लुकले गाने देख, जो थोड़ा ज्यादा हिम्मती था, हकलाते हुए बोला, हाँ, हम आराम करने आते हैं। बस इतना ही। लेकिन अगले रविवार उन्हें देखकर वह हंस पड़ी, ऐसी हंसी जिसमें अपनापन भी था और औरतों वाली समझ भी। उसे अच्छी तरह पता था कि ये दोनों शर्मीले हैं। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घास उगते देखने की कोशिश कर रहे हो? लुक यह सुनकर खुश हो गया और मुस्कुराया। शायद, उसने कहा, यह तो बहुत धीमा काम है। वह हंसते हुए बोला, हाँ, सच में बहुत धीमा काम है। वह आगे बढ़ गई, लेकिन जब वह दूध से भरी बाल्टी लेकर वापस लौटी तो फिर उनके सामने रुक गई और बोली, थोड़ा सा लोगे? ये घर जैसा स्वाद देगा। शायद उसे अपने आप ही यह एहसास हो गया था कि ये दोनों भी उसी किसान जाति से हैं जिससे वह खुद थी, और शायद वह भी अपने घर से काफी दूर थी। उसने सीधे उनके दिल की बात छू ली। दोनों भावुक हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा दूध उस कांच की बोतल के मुंह में डाला जिसमें वे शराब रखते थे। लुक ने पहले पिया। छोटे छोटे घूंट हर 1 मिनट में रुकता, ये देखने के लिए कि कहीं उसने अपने हिस्से से ज्यादा तो नहीं पी लिया। फिर उसने बोतल जांग को दे दी। वह उनके सामने सीधी खड़ी रही, कमर पर हाथ पैरों के पास जमीन पर बाल्टी। उसे खुशी थी कि उसने उन्हें खुश कर दिया। फिर वह जाने लगी और जोर से बोली, चलो, अलविदा, अगले रविवार तक। और जब तक वह उन्हें दिखाई देती रही, वे उसकी लंबी परछाई को देखते रहे, जो धीरे धीरे छोटी होती गई और आखिरकार खेतों की हरियाली में जैसे डूब ही गई। अगले हफ्ते जब वे बैरक से निकल रहे थे तो जॉन ने लुक से कहा, क्या हमें उसके लिए कुछ अच्छा नहीं ले जाना चाहिए? गाय वाली लड़की के लिए क्या तोहफा लिया जाए? इस सवाल ने उन्हें उलझन में डाल दिया। लुक का कहना था कि थोड़ा सा ट्राइब सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन जॉन मीठा पसंद करता था। उसे बर्लिंगोट यानी टॉफियां ज्यादा अच्छी लगी। उसका चुनाव उसे इतना पसंद आया कि वह बहुत उत्साहित हो गया और उन्होंने एक किराने की दुकान से 2 सू की सफेद और लाल टॉफियां खरीद लीं। उस दिन उन्होंने नाश्ता हमेशा से जल्दी कर लिया क्योंकि वे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उसे सबसे पहले जॉन ने देखा। वह आ रही है,
वह चिल्लाया। लुक ने कहा, हाँ वह आ रही है। थोड़ी दूर से ही उन्हें देखकर वह हंस पड़ी। फिर उसने आवाज दी, सब ठीक चल रहा है? और दोनों ने एक साथ पूछा, आप ठीक हैं? फिर वह उनसे बातें करने लगी, साधारण बातें जिनमें उनकी रुचि थी, मौसम की, फसलों की और अपने मालिक की। वे टॉफियां देने से डर रहे थे जो जॉन की जेब में धीरे धीरे पिघल रही थीं। आखिरकार लुक ने हिम्मत जुटाई और धीमे से बोला, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। वह बोली, क्या है? बताओ ना। तब जॉन कान तक लाल हो गया। किसी तरह उसने कागज का छोटा सा कोन निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वह छोटी छोटी टॉफियां खाने लगी, एक गाल से दूसरे गाल में घुमाती हुई, जहां वे छोटी छोटी गोल गांठों जैसी दिखने लगी। दोनों सैनिक उसके सामने बैठे भावनाओं से भरे और खुशी से उसे देखते रहे। फिर वह अपनी गाय का दूध दूहने चली गई और लौटते समय एक बार फिर उन्हें थोड़ा दूध दिया। पूरे हफ्ते वे उसी के बारे में सोचते रहे, कई बार उसका जिक्र भी किया। अगले रविवार वह थोड़ी देर और उनके साथ बैठी। तीनों एक दूसरे के पास बैठे, आंखें दूर कहीं खोई हुई घुटनों को हाथों से पकड़े हुए अपने अपने गांवों की छोटी छोटी बातें बताने लगे, वहां की जिंदगी की मामूली बातें। उधर गाय ने देखा कि दूध वाली रुक गई है तो उसने अपना भारी सिर उसकी ओर बढ़ाया, नथुनों से दूध टपकता हुआ और उसे बुलाने के लिए एक लंबी धीमी आवाज निकाली। जल्द ही लड़की मान गई और उनके साथ थोड़ा सा ब्रेड खाया और एक घूंट शराब भी पिया। अक्सर वह अपनी जेब में आलू बुखारे ले आती क्योंकि आलू बुखारों का मौसम आ चुका था। उसकी मौजूदगी से दोनों छोटे ब्रिटेन सैनिक और ज्यादा खुल गए। वे दो चिड़ियों की तरह चहचहाने लगे। लेकिन एक मंगलवार लुक ले गानेदेक ने छुट्टी मांगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और वह रात 10 बजे तक लौटकर नहीं आया। जहां बेचैन हो उठा, उसका दिमाग कारण ढूंढने लगा कि उसका साथी अचानक ऐसे क्यों बाहर गया। अगले गुरुवार लुक ने अपने साथ सोने वाले से 10 सू उधार लिए और फिर कई घंटों के लिए छुट्टी मांगकर बाहर चला गया। जब रविवार को वे साथ चले तो लुक का व्यवहार अजीब था, बेचैन बदला हुआ। केरदेरेन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हो गया। हालांकि वह जान नहीं पाया कि बात क्या है। वे एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले जब तक अपने हमेशा वाले ठिकाने पर नहीं पहुंच गए, जहां लगातार बैठने से घास तक घिस चुकी थी। उन्होंने नाश्ता धीरे धीरे खाया, किसी को भूख नहीं लग रही थी। थोड़ी ही देर में लड़की दिखाई दी। हर रविवार की तरह वे उसे आते हुए देखते रहे। जब वह काफी पास आ गई तो लुक खड़ा हुआ और 2 कदम आगे बढ़ा। उसने दूध की बाल्टी जमीन पर रखी और उसे चूम लिया। उसने उसे जोर से चूमा, गर्दन में बाहें डालकर, जान को नजरअंदाज करते हुए, जैसे वह वहां था ही नहीं, जैसे उसे दिख ही नहीं रहा। और जहां वहीं बैठा रहा, टूटा हुआ, बेबस, इतना दुखी कि वह समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा दब सी गई। दिल फटने को था, लेकिन वह अभी भी सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। फिर लड़की लुक के पास बैठ गई और दोनों हंसते बोलते रहने लगे। जहां उनकी ओर नहीं देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका साथी हफ्ते में 2 बार क्यों बाहर गया था। उसके भीतर जलता हुआ दर्द उठ रहा था, जैसे कोई घाव जैसे धोखा मिलने पर दिल फट जाता है। लुक और लड़की गाय को दूसरी जगह ले जाने लगे, जहां उन्हें बस देखता रहा। उसने देखा वे साथ साथ जा रहे थे। उसके साथी की लाल पैंट रास्ते पर चमकता धब्बा सी लग रही थी। खूंटा उठाकर उसे गाड़ने वाला लुक ही था जिससे गाय को बांधा गया। लड़की झुककर दूध दोहने लगी और वह लापरवाही से गाय की नुकीली रीढ़ पर हाथ फेर रहा था। फिर उन्होंने दूध की बाल्टी घास पर छोड़ दी और जंगल के भीतर गहरे चले गए, जहां सिर्फ पत्तों की दीवार देखता रह गया, जहां से वे अंदर गए थे। वह इतना घबरा गया था कि अगर खड़ा होने की कोशिश करता तो जरूर गिर जाता। वह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, हैरानी से जड़ हुआ और भीतर से टूटा हुआ